तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम लोग मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर को मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स क्या होता है और कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए आप लोग को तो पता ही होगा, अगर हम एटम्स का बात करेंगे तो एटम्स क्या होता है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि हमारे पास मैटर का दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह का मैटर होगा, एक होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वही अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो हमारे पास आएगा प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो फर्दर अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस का, तो प्योर सब्सटेंस जो है वो हमारा फर्दर डिवाइडेड होगा दो पार्ट्स में। एक होगा हमारे पास एलिमेंट्स और दूसरा होगा हमारे पास कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग एटम बोलते हैं। एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं एटम्स। और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे एज फॉर एग्जांपल, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, आपको बताना है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 88 ग्राम ऑफ CO2, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एटम का वेट दिया हुआ है ग्राम में, और फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा कंपाउंड का वेट दिया हुआ है और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमारे पास क्लियर है कि जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आप नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो अभी अभी हम बताए हैं कि आपको किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का वेट दिया हुआ रहेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स का। तो देखिए तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट इन ग्राम ऑफ एटम। अगर किसी भी एटम का वेट दिया हुआ है ग्राम में तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। तो जैसे ही वेट इन ग्राम ऑफ एटम को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। और जब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Na से। Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो हमारे पास बनाया हुआ है इससे
हम फार्मूला डिराइव करके लाएं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अगर ये फार्मूला हम लोग ध्यान में रखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का जो क्वेश्चन है वो बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए फर्दर हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सोडियम हमारा एलिमेंट है और बोल रहा है कि सोडियम के 46 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, मतलब 46 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो ये जो हमारा 46 ग्राम ऑफ सोडियम है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा वेट ऑफ एटम दिया हुआ है, वेट ऑफ एटम इन ग्राम। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए तो क्वेश्चन में वेट कितना दिया हुआ है 46 ग्राम। तो वेट है हमारे पास 46 ग्राम और अगर हम सोडियम के एटॉमिक मास का बात करेंगे तो आप लोग को पता है 23 होगा और इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। 23 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 46 ग्राम सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये है हमारा बेसिक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टॉपिक पे और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो फिर से देखिए तो क्वेश्चन में हमारा वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है इन ग्राम। ये क्या है हमारा, तो वेट ऑफ कैल्शियम एटम, वेट ऑफ कैल्शियम एटम इन ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो वेट इन ग्राम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 100, और अगर हम कैल्शियम का एटॉमिक मास का बात करेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो जाता है 40 और इनटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा और 10 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जरा देखिए आप यहाँ पे 2.5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, या फिर सिंपल वे में आप इसको लिख सकते हैं 2.5 Na। इसका मतलब क्या है कि 2.5 Na का मतलब क्या हो जाता है एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। फिर ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब जनरली हम लोग देखते क्या है कि हमारा कंपटीशन में नंबर ऑफ एटम से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।
तो ये क्वेश्चन में हमको टाइम वेस्ट ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स का कंसेप्ट पता है तो बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हम आंसर बता सकते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि सर एक बार हम नंबर ऑफ एटम्स इसमें फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, चारों केस में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, और जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक ध्यान देना है कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि चारों ऑप्शन में वेट इन ग्राम ऑफ एटम सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि वेट इन ग्राम चारों ऑप्शन के लिए सेम है और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू चारों के लिए सेम है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो देखिए तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट आएगा। और नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना है, तो देखिए जिसका जिसका एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम्स, तो ऊपर वाला वैल्यू का अगर ऊपर वाला वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे अगर कांस्टेंट आता है तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, तो कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, नाइट्रोजन का 14 और सल्फर का 32। तो सबसे कम एटॉमिक मास है हमारा नाइट्रोजन का, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है C12, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Ca40। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि अगर हम बात करें एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि x हमारा एलिमेंट है, तो ऊपर हमेशा एलिमेंट का लिखते हैं हम लोग मास नंबर। ऊपर हमेशा हम लोग लिखते हैं एलिमेंट का मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एलिमेंट के नीचे हमेशा हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के नीचे हमेशा हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कोई कोई बुक में करता क्या है कि आपका ये अगर एलिमेंट है तो मास नंबर इधर लिख देगा, एटॉमिक नंबर इधर लिख देगा। कोई कोई बुक में आपको मिलेगा कि ये एलिमेंट एक्स है तो मास नंबर इधर है और एटॉमिक नंबर इधर है। एक बात का ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में ऊपर हमेशा मास नंबर होगा और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये कार्बन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो कार्बन का मास नंबर है, ये कैल्शियम का मास नंबर है, और ये हमारा नाइट्रोजन का मास नंबर है, और ये हमारा सल्फर का मास नंबर है। अब आप बोलेंगे कि मास नंबर, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम Na, तो अगर Na के मास नंबर का बात करेंगे तो Na का मास नंबर होगा हमारे पास 23, और जब हम इसी Na का एटॉमिक मास का बात करेंगे तो एटॉमिक मास को हम लोग लिखेंगे 23 AMU, 23 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन नाउएडेज आजकल हम लोग जो AMU के जगह पे यूज करते हैं वो होता है 23 यूनिफाइड मास। तो ये यूनिट हम लोग नाउएडेज यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफाइड मास। इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास 23 AMU का मतलब है कि सोडियम जो है वो हमारा 23 टाइम्स हेवियर है 1 AMU से। सोडियम जो है वो हमारा 23 टाइम्स हेवियर है
1 AMU से। और अगर इसी सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास का अगर हम बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो हम मास नंबर को सिंपली एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का अगर बात करेंगे तो मास नंबर रिमेन सेम, बस इसको एक्सप्रेस कर देंगे किसमें, ग्राम में। तो यहाँ पे ऊपर में मास नंबर लिखा हुआ है इसलिए उसके पास कोई यूनिट नहीं है और वो बोला 23। सोडियम का मास नंबर 23, उसी तरह से कैल्शियम का मास नंबर कितना दिया हुआ है 40। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो बस इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट तब लगेगा जब हमारा चारों ऑप्शन में वेट सेम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू पिछला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो बोल रहा है विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होगा, तो चारों ऑप्शन में हमारा वेट सेम दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर भी सेम होंगे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा एटॉमिक मास होगा उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसके पास है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम के पास। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। फिर से बता देते हैं नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो देखिए वेट चारों में सेम है, एवोगाड्रो नंबर भी सेम होगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये कंसेप्ट तब लगेगा जब हमारा वेट चारों ऑप्शन में सेम होगा। तो जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स सबसे कम होंगे, उसका नंबर ऑफ एटम्स सबसे कम होंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास हमारा कैल्शियम का है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए। और जब आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना सीख जाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना एकदम आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे थे तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि वेट इन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हम लोग वेट इन ग्राम ऑफ एटम्स कर रहे थे। चूंकि यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो हम लोग देखेंगे वेट इन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास के जगह पे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तब जाके हमको मिलेगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। और जब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फार्मूला हमारा सेम है एज कि हम लोग यूज किए थे नंबर ऑफ एटम्स में, वही फार्मूला हमारा यूज होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी, बस एटम के जगह पे हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो देखिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर से जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूल्स का वेट ग्राम में दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए बोलता है, तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे अभी अभी जो देखे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग लेंगे मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए तो क्वेश्चन में वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है 49 ग्राम,
डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग को फाइंड करने आता ही होगा, लेकिन फिर से हम एक बात बता देते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का बात करेंगे तो 1, हाइड्रोजन का कितना एटम है 2, तो 1 into 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 4 एटम है तो इंटू 4। जब सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। तो 49 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 98 इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए तो 49 98 कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखिए अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास का हम लोग बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 और 6 एटम्स है तो इंटू 6। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। आंसर कितना आ जाएगा 180। तो ये बोल रहा है कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपको वेट दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स का ग्राम में और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग सॉल्यूशन में फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ molecules is equal to weight in gram divided by molecular mass into Avogadro number। वेट इन ग्राम तो कितना दिया हुआ है 360 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना कैलकुलेट किया 180 इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये होगा हमारे पास आंसर कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। फिर से ये कंसेप्ट आ गया कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच हैज मैक्सिमम। और देखिए चारों ऑप्शन में वेट सेम दिया हुआ है, तो वेट सेम है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू सेम होगा, तो हमारे पास ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, बिना फार्मूला यूज किए हुए, बिना पेन यूज किए हुए हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए तो NO2 का मॉलिक्यूलर मास, NO का मॉलिक्यूलर मास, N2O3 का मॉलिक्यूलर मास और N2O5 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक, नाइट्रोजन का 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 3 एटम्स, नाइट्रोजन का 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 5 एटम्स। तो आप अपने मन से सोच सकते हैं कि किसका किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा हमारा NO का, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर से उस कंसेप्ट को हम रिपीट कर देना चाहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू weight in gram divided by
मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे देखिए तो चारों ऑप्शन में वेट इन ग्राम सेम है और एवोगाड्रो नंबर का भी वैल्यू क्या है, सेम। तो ऊपर का वैल्यू हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है NO का, तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम अमोनिया का बात करेंगे तो अमोनिया हमारा कंपाउंड है, किससे मिलके बना होगा, तो मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे जो हमारा वेट दिया हुआ है वो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो देखिए तो सिंपल अगर हमसे पूछा जाए NH3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटोमिसिटी। तो अगर हम अमोनिया का बात करेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, तो इसका एटोमिसिटी बोल देंगे कि 4 होंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 1.7। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 एटम है तो इंटू 3, तो 14 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 17। तो 1.7 अपॉन 17 इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जरा ध्यान से देखिए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। अगर ये डेसिमल यहाँ से हट जाता तो 17 17 से कैंसिल हो जाता, तो ये 1.7 इसको बोल रहा है कि ए तुम्हारे पास 23 जीरो है, एक जीरो दो, तो बोला ठीक है ले लो। अगर ये इससे 1 जीरो ले लेता है तो 1.7 इंटू 10 करेंगे तो 17 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू अब 10 टू दी पावर 22 बचेगा इसके पास, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 17। यहाँ हमारा 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22। ये क्या आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। और NH3 में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो NH3 में अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स का, तो देखिए तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या बताएं, NH3। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 + 3 4। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4 इंटू, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये तो हमारे पास आंसर हो आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू का आंसर लिखते हैं तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन बोलता है कि डेसिमल से पहले हमारा एक डिजिट होना चाहिए। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2.4088 इंटू 10 टू दी पावर, अगर देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो पावर 1 इसमें ऐड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.4088 इंटू 10 टू दी पावर 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन
1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। बहुत बच्चा क्वेश्चन गलती क्या करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अच्छा, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उनको लगता क्या है कि ये अमोनिया है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम्स तो दे फैन। तो अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे आइसोटोप्स क्या होता है। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। यहाँ पे आइसोटोप्स का अगर हम बात करेंगे तो ये आइसोटोप्स का डेफिनेशन बोल रहा है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल का बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट होता है मैक्सिमम एलिमेंट्स के पास आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो बोल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हमारा हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ पे लिखते हैं? नीचे। और अगर हम हाइड्रोजन के मास नंबर का बात करें तो ये हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 2 है और ये हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 3 है। तो जो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटियम। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटियम। और जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोल देते हैं? ड्यूटेरियम। और जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 3 होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइटियम। इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को दिखाया गया है कि ये हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। ये 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मास नंबर को। 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर को। तो देखिए, तो जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है उसको क्या बोल दिए? प्रोटियम। मास नंबर 2 है ड्यूटेरियम, मास नंबर 3 है ट्राइटियम। तो तीनों का हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। और अगर हम मास नंबर का बात करें तो मास नंबर हमारे पास डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोप्स। इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोप्स। अब देखिए, ये डेफिनेशन तो सब लोग को पता होता है कि आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपटीशन में किस टाइप से पूछता है। तो इसी को पूछेगा ऐसे, जैसे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का बात करें तो 3 आइसोटोप्स होता है। जैसे ये है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2 और हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। अभी अभी आपको बताया है, इसका नाम आपको पता ही है। मास नंबर 1 होता है इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटियम। और मास नंबर 2 होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और मास नंबर 3 होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइटियम। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखिए, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। फिर हम लोग बात करेंगे इसके मास नंबर का, मास नंबर। और मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो तीनों आइसोटोप्स है उसमें हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन का। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से।
और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, तो तीनों का हम अगर बात करें एटॉमिक नंबर का, तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1। मास नंबर डिफरेंट होगा, तो प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि Z इज इक्वल टू पी। तो हमारा जितना एटम का प्रोटॉन का संख्या होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर Z इज इक्वल टू पी है, इसका मतलब है कि प्रोटियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर है। इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर और इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखिएगा आप कि हम बोल रहे हैं आपको कि इफ एन एटम इज न्यूट्रल, इफ एन एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और एटम न्यूट्रल कब होगा, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। बस ध्यान रखना है कि हमारा एटम न्यूट्रल होना चाहिए। एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो अगर हम बात करें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का, तो तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के बराबर होगा। और प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब तीनों का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे न्यूट्रॉन का अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हम लोग ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो ऊपर हमेशा इसका मास नंबर लिखते हैं और नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इसका मतलब जब कभी भी हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना होगा तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे अगर हम बात करें मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम अब अगर बात करें आइसोटोप्स का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोप्स। तो ये डेफिनेशन पूछता है आपसे, क्वेश्चन में पूछेगा कि द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज, तो आपके पास जवाब होगा आइसोटोप्स। तो ये है हमारा आइसोटोप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन लिख देना चाहेंगे। एलिमेंट्स having same number of elements having same number of electron and proton but different number of neutrons is known as isotopes।
तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, हम आपको बोले हैं कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट के पास आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होता है। क्लोरीन का नेचर में दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, तो ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होंगे। दो आइसोटोप्स होंगे मतलब ये भी Cl होगा और ये भी क्या होगा हमारा क्लोरीन। और आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 17 और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 17। और बोलता है कि नेचर में हमारा क्लोरीन जो है उसका दो डिफरेंट मास होते हैं। एक क्लोरीन होता है जिसका मास नंबर 35 होता है और एक क्लोरीन होता है जिसका मास नंबर 37 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक Cl35 और एक Cl37। अब जरा देखिए तो यहाँ पे जब कभी भी अगर हम बात करें कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, तो जब हम इसका एटॉमिक मास का बात करेंगे तो कौन सा मास कंसीडर करें, 35 की 37। तो जब कभी भी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास का। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं अगर कोई एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है आइसोटोप्स के फॉर्म में। तो देखिए तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है वो नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोरीन जिसका मास 37 है वो नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्लोरीन जिसका मास 35 है उसका परसेंटेज एबंडेंसेस का मतलब है कि नेचर में ये 75% एग्जिस्ट करता है, और ये जो जिस क्लोरीन का मास नंबर 37 है वो 25% एग्जिस्ट करता है। तो देखिए तो ये क्लोरीन का मास है, ये डिफरेंट मास है, तो इस मास को हम लोग A1 मान लेते हैं और इस मास को A2 बोल देते हैं। और परसेंटेज एबंडेंसेस अगर बात करें क्लोरीन 35 मास नंबर का, तो इसको हम लोग X बोल देते हैं और A2 मास वाले का Y बोल देते हैं। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा ये हमारा मास है, मास नंबर इनटू परसेंटेज। तो A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू वाई अपॉन क्या कर देंगे X प्लस वाई। तो ये है हमारा एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए वन मास नंबर कितना है 35 इंटू एक्स कितना है 75 प्लस A2 मास कितना है 37, कितना परसेंटेज एबंडेंसेस है, तो इंटू 25 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 75 प्लस 25, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3530 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5। आप लोग देखे होंगे कि हमारा क्लोरीन का जब हम एटॉमिक मास का बात करते हैं तो हमारे पास आता है 35.5। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला। और इसी तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड करते हैं। अब हमारे पास देखें तो ये कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमारा कि हमारे पास एलिमेंट एक्स है जिसका आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ रहेगा कि कौन मास नंबर वाला कितना परसेंट एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसके पास फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन है। ये देखिए एलिमेंट x ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब मास नंबर है। तो x एलिमेंट जिसका मास नंबर 200 है वो कितना परसेंट है 90%।
x जिसका मास नंबर 199 है वो कितना परसेंट है, 8%। और x एलिमेंट जिसका मास नंबर 202 है वो कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, तो 2%। तो बोल रहा है द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x इज क्लोजेस्ट टू। तो हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्लोजेस्ट टू कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स है, 3। तो इसको देखिए तो ये हमारा एलिमेंट है x, कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इसके, 3। x एलिमेंट x ये है हमारे पास मास नंबर 200 वाला, ये है हमारे पास मास नंबर 199 वाला, और ये है हमारे पास मास नंबर 202 वाला। और इसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज दिया हुआ है कि 200 मास वाला 90% है, ये वाला हमारे पास 8% है, और 202 मास वाला है हमारे पास 2%। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग जब 3 डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर है तो इसके मास नंबर को A1 बोल देंगे, इसके मास नंबर को A2 बोल देंगे, और इसके मास नंबर को A3 बोल देंगे। और इस परसेंटेज को हम लोग मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, और इसको मान लेंगे z। तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास कैसे आ जाएगा, तो A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू वाई प्लस A3 इंटू जेड, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1 कितना है, तो 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 202 इंटू 202 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 90 प्लस 8 प्लस 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 199.96। कैलकुलेट करिएगा आप लोग, 199.96। तो ये क्लोजेस्ट टू किसका है, 200। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या हो जाता है, AMU। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, D। तो इस तरह से करके किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू एवरेज एटॉमिक मास। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फिर बोल रहा है कि बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट बोरोन का बात करें तो बोरोन के पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक बोरोन जिसका मास नंबर 10 है वो नेचर में 19% पाया जाता है, और जो बोरोन का मास नंबर 11 है वो 81% पाया जाता है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरोन इन द पीरियडिक टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू A1 तो 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 81। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1080 डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10.8। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग
ऑप्शंस वाले करे हैं वो हमारा कंपटीशन में पूछा है, जेईई मेंस और नेट में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि गिवन दैट द एबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। तो बोल रहा है कि आयरन के कितने आइसोटोप्स हैं, 1 2 3। मतलब नेचर में हमारे पास कुछ परसेंटेज आयरन पाए जाते हैं जिसका मास नंबर 54 होता है, कुछ आयरन है जिसका मास नंबर 57 होता है, और कुछ आयरन है जिसका मास 57 होता है, और तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। एक बोल रहा है 5%, 90% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि 54 मास नंबर वाला 5% है, 56% मास नंबर वाला 90% है, और 57 परसेंटेज वाला मास 5% है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये वाला मास नंबर को A1, इसको A2 A3 मान लेंगे, और A1 A2 A3 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड कर लेंगे। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू आयरन कितने आइसोटोप्स, 1 2 3। तो हम लोग करेंगे 54 इंटू 5% प्लस 56 इंटू 90% प्लस 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। तो 5 प्लस 90 प्लस 5, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5595 डिवाइडेड बाई 100। तो आयरन का एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 55.95। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में वेरिएशन क्या होता है, जैसे कोई कोई क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जैसे कि इसी में समझ लेते हैं कि आयरन के 3 आइसोटोप्स है, अगर 2 आइसोटोप्स का आपका परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तीसरा का नहीं दिया हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि अगर आयरन का आइसोटोप्स अगर 3 है तो ये नेचर में 100% पाया जाएगा। तो 2 का परसेंटेज दिया हुआ है, 1 का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि दोनों परसेंटेज को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, हमारा थर्ड आइसोटोप्स का क्या आ जाएगा, परसेंटेज, और फिर हम लोग यही फार्मूला लगा के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में, वो देखे हम लोग कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर किए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आप बनाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला का। जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट इम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो वो टॉपिक को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और ऐसे करते करते 1 बाय 1 करके हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जो है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका सारा टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।